जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिक्र करेंगे कनाडा में काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन काफ़ी लोगों का रिफ्यूज़ल आ रहा है। उस पर मेरी एक दो दोस्तों से बात हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर थोड़ा डिस्कस किया जाए कि रिफ्यूज़ल क्यों हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं समझता हूँ कि लोगों को काफ़ियों को पता है, और माइनर माइनर मिस्टेक्स हैं, उन्हीं वजह से लोगों के केसेस में रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता सकूँ ताकि किसी की हेल्प हो जाए तो मुझे खुशी होगी। और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा किस तरीके से आपको एप्लीकेशन भरनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कैसे कवरिंग लेटर बनाना है, कैसे आपको स्टेटमेंट बनानी है। और जो माइनर से माइनर चीज़ है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा ताकि रिफ्यूज़ल के कम से कम चार्ज पॉसिबिलिटीज़ हो। और मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि इमेच्योर केसेस अप्लाई ना करें। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी जगह पे कुछ लग रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है या ये चीज़ मेरी कम है, जैसे माइनर है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट में पैसे तो पड़े हैं लेकिन थोड़े कम हैं, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी कम हो गई। कवरिंग लेटर में स्टेप बाय स्टेप आपने पेपर्स नहीं लगाए, ये भी आपकी इमेच्योरिटी में चले जाएंगे। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। और रिक्वेस्ट एक और भी है कि जितने दोस्तों को ये आप वीडियो भेज सकते हैं उनको भेजो। ये सदका जारिया है, मुझे कोई लालच नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जिन लोगों के केसेस नहीं हो रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये मैं सिर्फ कनाडा की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की ये बात कर रहा हूँ। जहाँ पे भी आप अप्लाई करो, अपने केस को मैच्योर करके अप्लाई करो, उसमें हर चीज़ देख के अप्लाई करो। और कंसल्टेंट्स के पास आप जा रहे हो, कंसल्टेंट भी वही कर रहा है जो आप कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद करो, क्यों कंसल्टेंट को पैसे दो। आप खुद करो, एक एक चीज़ खुद आप देखो। सारी चीज़ें ऑनलाइन है, आप उसमें जस्ट थोड़ा सा आपको बस काम करना पड़ेगा और आपका केस हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बता रहा हूँ, और प्लीज़ दोस्तों को भेजो ताकि किसी का अगर फ़ायदा हो जाए, उसमें आपको भी दुआएं मिलेंगी। क्योंकि हालात, मैं नहीं चाहता हूँ कि हालात से हम भागें, लेकिन हम जहाँ भी जाएंगे डेफिनेटली जहाँ से भी बैठेंगे अपने मुल्क की मदद करने के लिए हम आए। और यहाँ जो भी हम काम कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपने मुल्क पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि आप जहाँ के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंट्री के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आगे जो आपका ऑफिसर होगा, जो आपके पेपर्स चेक करेगा, आपको उसको किस तरह से मैं मुतमईन करना है, सेटिस्फाई करना है। जब तक वो मुतमईन नहीं होगा, आपका केस आगे जा नहीं सकेगा। तो लिहाजा इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि हम अपने जो ऑफिसर है उसको कैसे मुतमईन करें। तो वो उसके लिए आपको 100% ये श्योरिटी है कि वो कहीं आगे पीछे नहीं जाएगा। उनके पास एक फॉर्म पर लिखे होते हैं, जस्ट वो फॉर्म को वन बाय वन टिक करता रहता है कि ये इससे सेटिस्फाई हूँ, इससे नहीं हूँ, इससे हूँ, इससे नहीं हूँ। तो क्यों ना हम अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से फिल करें ताकि अपने अफसर को हम मुतमईन कर सकें। क्योंकि इसमें ऑफिसर को मुतमईन करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ मेनली जो है ना प्रॉपर एडजस्टमेंट है। अब हमें ये पता है कि जो लोग बाहर जाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो विज़िट के लिए जाएं। तो ये है कि हम डिफरेंट कामों के लिए हम बाहर के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें मेजर जो ये है काफ़ी लोग जो है वो विज़िट करते हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, कुछ लोग बिजनेस के लिए आते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको ऑफिसर मद्देनज़र रखता है, और हर एक चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट एवेल्यूएट करता है, ताकि अगर आपको
विज़िट पे आना है तो उसकी डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको पेरेंट्स का अप्लाई करना है तो उसकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपको बिज़नेस के लिए आना है तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। जी तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से सबसे पहले पहले आपको अपना पासपोर्ट को चेक करना है, ताकि आपका पासपोर्ट का मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपायरी होनी चाहिए। आपको सबसे पहले जो आपका चेक होता है वो पासपोर्ट होता है, कि उसमें 6 महीने की एक्सपायरी कम से कम होनी चाहिए। और दोस्तों से गुजारिश है कि जब भी आप अप्लाई करें, कहीं पे भी अप्लाई करें, ज़रूरी नहीं है आप कनाडा में अप्लाई करें, लेकिन पासपोर्ट की तैयारी आप करें। पासपोर्ट नया बनवाएं, 10 साल का बनवाएं, क्योंकि कनाडा के तो ये खुसूसियत है कि अगर आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जहाँ तक आपकी एक्सपायरी होगी वहाँ तक आपको वीज़ा मिलेगा। और अगर आप बिज़नेस के लिए, ये मैं आपको बताऊँ, अगर आप बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वो 5 साल की देंगे। उसमें भले आपकी एक्सपायरी कम हो या जैसे भी हो, लेकिन वो 5 साल के लिए आपको वीज़ा देते हैं। और बाकी जो दूसरे पर्पज़ हैं, विज़िट पे या किसी से मिलने या दावत अटेंड करने, शादी के लिए आप आ रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड करने आ रहे हैं, तो वो आपको जब तक आपकी एक्सपायरी होगी तब तक आपको देगा। ये मैं कनाडा का बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑफिसर देखता है कि ये बंदा या जो भी है, ये बंदी है, जिसने भी अप्लाई करना है, कि वो वापस आएगा या वापस नहीं आएगा यहाँ से। तो उसके लिए वो क्या देखता है, वो आपकी प्रॉपर्टी देखता है, आपके टाइज देखता है। टाइज मकसद आपके, एक मिसाल है, किसी के बच्चे वहाँ हैं, अगर कोई अकेला आ रहा है तो उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसकी जॉब है, उसके बहन भाई हैं, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका बिजनेस है। ये सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा। फैमिली के जो डॉक्यूमेंट्स नादरा से निकालते हैं उसका भी प्रूफ होना चाहिए। हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। नॉन प्रूफ में ये कोई चीज़ नहीं। हाँ तो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। कुछ मैंने एक क्लिप पहले की है 7 मिनट की, और ये उसकी कंटिन्यूटी में ये है। तो वो ये है कि अब इसमें मैं कंटिन्यू वहाँ से ही करना चाहता हूँ कि हमें उसमें अपने जो टाइज हैं वो मजबूत दिखाने हैं, ताकि हम वापस आएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, और हम विज़िट करके या जो भी आप पर्पस बता रहे हैं उस पर्पस को करके हम वापस आएंगे। ये इनका मेन काज होता है। तो उसमें हम अपने रहायशी बिज़नेस हो या जो भी किस्म की जॉब्स हो, वहाँ से उनको तस्दीक करा के देंगे कि हम वापस आएंगे, और हमें रहने का कोई ज़्यादा इरादा नहीं है। अब अपने काम से काम रख के तो हम वापस आएंगे। दूसरा ये है कि आप जब एप्लीकेशन भरेंगे तो उसमें कई लोग क्या करते हैं कि अपने जो जानने वाले होते हैं या रिश्तेदार होते हैं तो उनसे इनविटेशन लेटर मंगाते हैं, लेकिन कभी कभी ये इनविटेशन लेटर नुकसान कर देता है। क्योंकि इनविटेशन अगर होगा किसी रिलेटिव वगैरह का, तो वो डिपेंड करता है अफसर पे। वो समझेगा कि ये अपने उसके रिश्तेदार के साथ रहेगा, फिर वापसी का शायद कम आने का चांसेस हो, इस वजह से भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन ये ऑफिसर पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि इसको वो नेगेटिव करे। और आपको अपनी जो स्टेटमेंट दिखानी है, इतनी दिखानी है जिसमें आप उनको बता सकें कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं जाऊंगा और ये इतने इतने पैसे मैं वहाँ खर्च करूंगा, और यहाँ पैसे पीछे जो अपने जो ख़ानदान है उसके लिए ये पैसे रख भी जाऊंगा, ताकि ऐसा नहीं कि उसको शक हो कि यार इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है, ये अपने पैसे तो दिखा रहा है कि मैं ले जाऊंगा, लेकिन पीछे जो इनकी फैमिली है या रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो इन पर डिपेंडेंट हैं, उनका क्या होगा। तो हमें उस हिसाब से पैसे, क्योंकि वो पूछते हैं कि कितने पैसे ले जाओगे, तो वो पर पर्सन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो इतने हम ले जाएंगे हम, क्योंकि आपको पीछे पैसे रखने भी हैं। अदरवाइज़ उसको थोड़ा शक पड़ता है ऑफिसर को कि ये जो सारे पैसों की बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसका इशू हो जाए। तो लिहाजा आप ऐसा काम करें जिससे कोई इमेच्योरिटी केस में न बने, हर चीज़ आपकी परफेक्ट हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर लगाने हैं।
अभी हम देखते हैं कि अभी कनाडा की जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि बंदा विज़िट वीज़ा के लिए आए ना। कई कई लोग इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो इमिग्रेशन के लिए भी सेम है, अपने डॉक्यूमेंट्स ये वो सब प्रॉपर लगाने हैं, स्टेटमेंट सब चीज़ें आपको प्रॉपर लगानी है। क्योंकि जिस पे अगर विज़िटर पे शक होता है तो वो इमिग्रेशन को भी अपनी तरफ से हर चीज़ चेक के संभल के करते हैं, क्योंकि उसमें भी अगर उनको थोड़ा भी शक हो गया तो वो भी आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन की तरफ। वीज़ा एप्लीकेशन आप कैसे जमा कराएंगे, क्या करेंगे? तो सवाल से क्या है कि कनाडा की तरफ से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट है, उस पर आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उसमें आप वहाँ जिस जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे अगर उनके ऑफिस है तो वहाँ पे भी आप फिज़िकली दे सकते हैं या वे पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जो है ना, बहुत इजी प्रोसेस है। अब तक जो जिन लोगों को भी मैंने सजेस्ट किया है उन्होंने ऑनलाइन किया है। और कनाडा वो आप ऑनलाइन करने के लिए कैनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ पे जो है ना वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाएंगे। जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे उसमें आप अपनी ईमेल देंगे, तो ईमेल के थ्रू आपको जीसी का कोड आएगा। जैसे आपको कोड आएगा तो आप उसके वेबसाइट पे आप वो अपना कोड डालेंगे। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चंस वो पूछता जाएगा उसका आप जवाब देते जाएंगे। वहीं से ही आप अपना विज़िट का फॉर्म अपलोड करके वही आप जमा कर सकते हैं। और 60 डेज़ तक जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करेंगे। अगर 60 डेज़ तक आप उसमें अप्लाई करने में दिक्कत करेंगे, देर लगाएंगे, तो आपसे 60 डेज़ उसका होगा अकाउंट का। आप 60 डेज़ में जो भी आपके पास चीज़ें हैं आप उसमें वो लगा सकते हैं। 60 डेज़ के बाद शायद आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो कैनेडियन वीज़ा फ़ीस है वो 100 कैनेडियन डॉलर है, या उसके बराबर जो आप पाकिस्तानी करेंसी में है वो आप जमा कराएंगे तो वो आपकी फ़ीस होगी। और $85 बायोमेट्रिक के लिए है, 85 कैनेडियन वो आप बायोमेट्रिक के लिए देंगे तो आपको फिर बायोमेट्रिक जो है वो आपकी 10 साल के लिए वैलिड होगी। उसी टाइम आपके बायोमेट्रिक लेंगे वो 10 साल आपके लिए वैलिड होगी। उसके लिए आपको बायोमेट्रिक के लिए आपको कराची में जो इनका सेंटर है वहाँ जाना पड़ेगा। आपको कहीं सफारत खाना वगैरह की जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ के लिए। उसके बाद आप ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा वक्तन फ़वक्तन। जो भी चीज़ें होगी अब आप किसी से रब्ता करने की ज़रूरत है, ना किसी एजेंट के थ्रू जाओ, ना किसी से एम्बेसी फ़ोन करो, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो अकाउंट है उसमें आपकी हर चीज़ आ जाएगी, आपकी ईमेल भी आएगी, हर चीज़ आपको वहाँ से देखना पड़ेगा कि आपका स्टेटस क्या है। आपको जो जो प्रोसेस होगा वो स्टेटस आपका अपडेट करते जाएंगे। और जब आपके वीज़ा लग जाएगा तो आपको खुद ही जाके वो ईमेल आपको वेबसाइट जो है जो आपका अकाउंट है उस पर अपडेट हो जाएगा कि आपका वो सारा कुछ हो गया है, प्रोसेस हो गया है। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा है, वो जस्ट आपको बताएंगे कि आपका पासपोर्ट आ गया है। और मैं आपको वो आप जाके आके उठाएं अपने ऑफिस से जाके, तो आप वहाँ जाएंगे, अपना रसीद नंबर या जो आपका नंबर होगा जो आपको देंगे ईमेल के थ्रू वो आप उनको दिखाएंगे तो आपको वो आपका पासपोर्ट देंगे। तो इन सारी चीज़ों में कहने को तो ये सारी चीज़ें 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इनमें हर एक चीज़ की बारीकी आपको देखनी पड़ेगी। हर एक चीज़ का अपना अपना एक सिस्टम है, उसमें किस तरीके से सबसे बड़ी चीज़ ये है कनाडा की, स्पेशली बता रहा हूँ, जो यहाँ का इंटरव्यू नहीं है। तो जिन लोगों को इंग्लिश अच्छी नहीं है, एक विज़िट के लिए आना चाहता है, बस काम चलाता है, तो उसको इंटरव्यू वगैरह की किसी को ज़रूरत नहीं है। उसका काम जस्ट वो फिंगरप्रिंट्स आपसे लेंगे और आपको बोलेंगे, अगर आपका केस अप्रूव हो जाता है तो आपको फिर भी वो नहीं बताएंगे, वो आपको जस्ट बताएंगे कि आप हमें पासपोर्ट ओरिजिनल भेज दो। तो मोस्टली 99% जिनसे वो पासपोर्ट मंगाते हैं ओरिजिनल, इसका मकसद है कि उनको वीज़ा दे देते हैं। तो
जब आपसे पासपोर्ट मंगाएं तब भी आप 100% श्योर न समझें, जब तक पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाए। और उसके बाद आप इनको जैसे आप जाएंगे पासपोर्ट उठाएंगे, फिर आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको वीज़ा कितने टाइम के लिए मिली है, या इसमें क्या चीज़ें कुछ मांग रहे हैं मज़ीद या क्या है। पर 99% वीज़ा लग जाता है ऐसे ना। और इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि जो अपने टाइज हैं या जो अपनी जॉब है उसमें उनको प्रॉपर लेटर नहीं होता है कि ऑफिस से प्रॉपर लेटर लिया जाए कि भाई हम छुट्टी देंगे, या अगर ये जाना चाहते हैं तो हमारे वेल विशेस के साथ हैं और उसमें वो सब बताएंगे इसकी सैलरी कितनी है, कब से इसने ज्वाइन किया है। और हाँ, एक मेन चीज़ ये है कि आपको टैक्स के पेपर ज़रूर लगाने होंगे कि आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स देते हैं, आप अपने मुल्क के साथ सच्चे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके केस रिफ्यूज़ हो जाते हैं, उनके टैक्सेस पेपर भी ज़रूरी हैं। पिछले 2 साल के टैक्स रिटर्न्स होते हैं वो आपको ज़रूर लगाना पड़ेंगे। और इसमें जो मेन चीज़ें हैं, आपको अपने जो अकाउंट बनाया है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि सडनली वो कोई चीज़ मांग लेते हैं जो उसमें फिर परेशानी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि कभी भी आप ये ना सोचना कि शॉर्टकट से काम हो जाएगा, आपको प्रॉपर प्रोसेस से एनी हाउ गुज़रना पड़ेगा। तो आप हर चीज़ अपनी प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें, डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर बनाएं। एक एक चीज़ जो आप जिस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बनाएं 1 2 3, उसी तरीके से ही आपको कवरिंग लेटर में लिखना है। पहले नंबर पे मैंने क्या लिखा है कि कौन सी चीज़ लगाई है फाइल में, दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ लगाई है, तीसरे पे कौन सी चीज़ लगाई है। तो वो ऑफिसर को देखने में आसानी होगी और वो कोई परेशानी उसमें नहीं होगी। अगर वो कहीं पे भी वो अटका या कोई चीज़ आगे पीछे हुई तो फिर उसको शक पड़ता है कि यार इसने कैसे काम किया है। तो एक मरतबा दोबारा मैं दोस्तों को बता रहा हूँ कि ये जो मेरी दोनों वीडियोज़ हैं ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले 7 मिनट्स की दिए, तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि किसी का भला हो जाए, किसी का काम हो जाए। तो ये आप जैसे भेजेंगे तो आपका इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से अगर आपका होगा तो वीज़ा भी लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।